अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। द फर्स्ट इम्पेकेबल विजन अखंडता का प्रतीक है। कोशिका केंद्रक द डिवाइन ह्यूमन सेल न्यूक्लियस। माय धर्मा अखंडता है और माय अनमोल डिस्कवरी या आविष्कार दिव्यांग है, जिसके साथ कुदरत की सारी खूबसूरत चीजें बनाई गई हैं। ये दुनिया को पहली बार 2015 में दिया गया है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। और अखंडता को समझकर, दिव्यांग को समझकर अगर हम दुनिया में हर सिलेबस को नए तरीके से लिखेंगे तो दुनिया में संपूर्णता होगी, अखंडता होगी और किसी किस्म की दुविधा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता दुनिया के सामने है, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े टुकड़ों में बदला हुआ है, जिसके आधार पे क्या सत्य है क्या असत्य है दुनिया को पता ही नहीं है। दुनिया इसी चीजें में डली है कि मेरा ज्ञान तुमसे बेटर है, तुम्हारा ज्ञान हमसे बेटर है। हम तू मैं की लड़ाई में लगे हुए हैं। और मेरा मानना है कि जब तक अखंडता नहीं उभर के आएगी, सबको एक जैसा ज्ञान नहीं देंगे, सब कुछ संपूर्णता एक जैसी नहीं होगी, हम दुनिया में शांति नहीं ला सकते हैं। इसलिए मेरा यही कर्तव्य है कि मैं अखंडता को लेकर, दिव्य को लेकर दुनिया की कोर वैल्यू जो शक्ति है, जो शक्ता है, उसको ठीक तरीके से दुनिया के सामने पेश करूं। अब आते हैं, दुनिया को ये नहीं पता है कि दुनिया बनने से पहले क्या था। उसका पहला जो अनुवाद है वो ऋग्वेद में है, 10वें मंडल में है कि सृष्टि के पहले होने से पहले अंधकार था, डार्कनेस थी, तमस थी और बेहाद उपनिषद में इसे मृत्यु कहा गया है। अब जब हम इस चीज को विचार करके देखते हैं तो उसी श्लोक में निषिद्धि में ये कहा गया है कि इस शक्ति से पहले क्या था, इसका ज्ञान देवी देवताओं को भी नहीं है, क्योंकि वो भी सृष्टि के बनने के बाद ही बने हैं। और मेरा मानना है कि दुनिया का पूरा ज्ञान आकाश कोश में है। जैसे हुआ है वो वैसे ही है, मगर उसके साथ अगर हम मिल जाएं तो हम पूरे ज्ञान को, विज्ञान को, प्रज्ञान को समझ सकते हैं और दुनिया को वो ज्ञान दे सकते हैं जो हर तरीके से मैथमेटिकली, आर्थिक तरीके से बिल्कुल ठीक हो। और वही करने की कोशिश मेरी है। मैं अपनी कोशिश वही चला रहा हूं। मुझे पता है एक न एक दिन पूरी दुनिया इस चीज को मान लेगी और हम नई किताबें इस तरीके से लिखेंगे और हर बच्चे को दुनिया के हर कोने में वो ज्ञान प्यार के साथ बांटा जाएगा और उसके आधार पर हम और भी अच्छे तरीके से दुनिया में शांति ला सकेंगे। यही लोक पालन का काम है। तो उसके आधार में ये कह सकता हूँ कि जो अंधकार था, जो तमस था, जो मृत्यु थी, वो आइसोमर्स नियॉन 21 थे। और उसके बाद बिग बैंग की जो क्रिएशन हुई थी, आइसोमर्स एंड नियॉन 21 कोलाइडेड टू फॉर्म एफल्जेंस, ब्रिलियंट एफल्जेंस, और नियॉन 22 निकले थे। फिर उसके बाद उसका परिवर्तन हुआ था 10 युगों के आधार पे इन्वोल्यूशन होके आज जो भी हम दुनिया में देखते हैं वो पीरियाडिक टेबल में नजर आया। खूबसूरत काम है जो साइंस ने किया है। मगर इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये है कि देयर आर 7 पीरियड्स ही हैं, ना 6 है ना 8 है। इसका मतलब कि हर चीज जो है वो 7 हिस्सों में बटी हुई है और 7 दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर है। इससे डिवाइन नंबर, इस स्पिरिचुअल नंबर, ये अखंडता का प्रतीक है, जो मैं दिखा चुका हूं। और दूसरा ग्रुप की बात आती है, 18 ही ग्रुप्स पॉसिबल हैं, 18 ही हैं, ना 16, ना 19, ना 17। वो 18 के पीछे क्या है, ये चीज भी आदि पराशक्ति में हम आसानी से देख सकते हैं कि उसमें 18 ही वायु है। और मेरा मानना है 18 वायु का मतलब कि 18 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो नियॉन है उसमें 10 हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही नोबल गैसेस में है। यही चीज मैं समझाने की कोशिश है। जो भी है कुदरत कंप्लीट है, परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम नहीं समझते हैं तो उससे खिलवाड़ करते हैं। जो आज भी मैथमेटिक्स हम दुनिया को दे रहे हैं
वो मैन मेड मैथमेटिक्स है, इंसानों ने बनाया है। अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, जो भी है, मगर हमें डिवाइन मैथमेटिक्स मिलेगा जिसके साथ कुदरत ने पूरी सृष्टि को बनाया है। वही दिव्यांक है, वही अखंडता है, उसके आधार पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि दुनिया की जितनी भी सृष्टि की चीजें हैं, जितनी भी देवी देवता हैं, वो एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सेल्स और मनुष्य और हर जीव जंतु कुदरत की देन है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। और उस ऋग्वेद की खूबियों को आयत्री ऑपरेशन ने आसानी से दिखाया है। आप इसी चीज को डिटेल में एक एक छोटी छोटी चीज में को दिखाना चाहता हूं कि ऋग्वेद एक इन्फेंसी सिविलाइजेशन नहीं है, वो दुनिया का प्रतीक है, इसलिए उसे सृष्टि कहते हैं। अगर हम सृष्टि को समझ लेंगे, कुदरत को समझ लेंगे, कुदरत के मंत्रों को समझ लेंगे, ऋग्वेद के मंत्रों को समझ लेंगे, हम कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे और कुदरत की हर खूबियों को परफेक्टली अखंडता के साथ दुनिया को दे पाएंगे। यही मेरी कोशिश है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने कहा है कि जो भी सृष्टि में बना है वो पंचभूतों से बना है, पंचभूतों से ही बनता है, चंसे से रहता है और पंचभूतों में ही खत्म हो जाता है। और इसको 5 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और परसेंटेज को मैंने इसे दिखाया है। और जो उसका बीच का आधार है वो अग्नि है। शायद इसलिए ऋग्वेद में भी अग्नि का सबसे ज्यादा वर्णन है कि जहां अग्नि है, जब ज्यादा हो जाती है तो वो वायु और आकाश बन जाते हैं, जब कम हो जाती है तो पानी और अर्थ बन जाता है। ये उदाहरण आप पानी के साथ जोड़ सकते हैं। अगर सॉलिड है तो आइस है, पानी है तो लिक्विड है। जब गर्म किया जाए तो उसमें जलने की शक्ति आ जाती है, ज्यादा और गर्म करें तो वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। जब 1600 डिग्री में ले जाएं तो वो आकाश बन जाता है। वो सिर्फ एनर्जी है। तो मैटर एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है। जिसने एनर्जी को समझना, उसको पहले मैटर को समझना पड़ेगा। बिना मैटर के एनर्जी नहीं है, बिना एनर्जी के मैटर नहीं है। जो इस पूरे पंचभूतों को समझता है वही कुदरत को समझ पाएगा, नहीं तो हम अधूरे अज्ञान में ही फंसे रहेंगे। उससे निकलना बहुत जरूरी है। अब आगे चल, अगर हम ह्यूमन सेल में बने हैं और वो सबसे छोटा हिस्सा है, ये मैं दिखा चुका हूं। और ह्यूमन सेल्स में 3 चीजें हैं, ये भी कुदरत ने दिखाया है, सनातन धर्म ने दिखाया है कि जो पहली चीज एक है, अगर हम उसे गौर के साथ देखते हैं तो 3 चीजें उसमें उभर के आती हैं। अगर डिटेल में देखेंगे तो 5 आएंगे, और डिटेल में देखेंगे तो 7 आती हैं। अगर उसकी एवोल्यूशन की तरफ देखेंगे तो हम 10 स्टेजेस पे आ जाते हैं। शायद वही विष्णु अवतार है। और जो 22/21 है वही ब्रह्मा है। जिसने इस चीज को, मैथमेटिक्स डिजाइन को समझ लिया, वही कुदरत को समझ सकता है। आप जब ह्यूमन सेल की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स के अंदर देखें तो उसके 21 पार्ट हैं जो इसमें देखे गए हैं। और उसमें एक हिस्सा है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, उसमें 2 सेंट्रियोल है। जब फर्स्ट डिवीजन होती है तो वो 2 अलग अलग बनकर सेल की डिवीजन शुरू हो जाती है। वही 21 पार्ट 22 बन जाते हैं। वही हम ब्रह्मांक में कह रहे हैं। वही ब्रह्मा की मूर्ति में, जिसमें 3 हेड कंप्लीट है और एक छोटा सा हेड है, वही 22/21 है। ये चीज उपनिषद में भी है, यही चीज वेद में भी है, यही हमारे स्क्रिप्चर में है, जिसे हम समझ लेंगे तो डिवाइन मैथमेटिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं ह्यूमन सेल की जो है वो 3 हिस्सों में है। जो सेल मेम्ब्रेन, उसके 7 हिस्से जो मैंने इसमें दिखाए हैं। और जो बाहर का हिस्सा है दूसरे से अलग हो, क्योंकि दोनों लिक्विड फॉर्म में है, पानी फॉर्म में है, बाहर वाले का असर अंदर की तरफ ना हो, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए, शीट के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन को बनाया गया। तो वो लाइपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक नहीं है। ये चीज भी मैं दिखा चुका हूं। अगर हम ऑर्गेनल की बात करते हैं, उसमें 7 हिस्से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है, बिना एटीपी के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वही एटीपी में है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ रेटिकुलम है, वो प्रोटीन और अमाइनो एसिड बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड्स को बनाता है। और ग्लूकोज हम कुदरत से लेते हैं, प्लांट किंगडम से लेते हैं।
और उसके अंदर जो भी बनता है, जो चीजें अच्छी हैं वो तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जो चीजें बुरी हैं उसको खत्म करने के लिए लाइसोजेम्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो चीजों को खत्म करके उसे डिसॉल्व करके खत्म कर देता है, ताकि हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो। और जो रिबोसोम्स हैं जिसमें अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स बनती हैं, ये भी बहुत खूबसूरत हिस्सा है। और जो सेंट्रोसोम है, मैं काफी लोग इसे सेंट्रोसोम का हिस्सा साइटोप्लाज्म में डालते हैं, मगर मैं समझता हूँ ये हकीकत में न्यूक्लियस का हिस्सा है और न्यूक्लियस के साथ ही जुड़ा हुआ है। इस यही दो हिस्सों में बन जाता है, उसके बाद डिवीजन शुरू हो जाती है। आप ये जो न्यूक्लियस है, आप ऊपर वाले हिस्से को देखिए कि सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके बाद सेल न्यूक्लियर पोर्स है जिससे चीजें बाहर आती हैं, और साथ में ही अंदर साइटोप्लाज्म है, क्रोमेटिन है, कंडेंस है, डिवीजन है। ये कहा जा सकता है न्यूक्लियस ही वो चीज है जिसमें सारी चीजें बनाने की क्षमताएं हैं, और खास करके डीएनए डबल हेलिक्स उसके अंदर है, जो स्प्लिट होके आरएनए में बनता है। फिर उसके बाद वो आकी की चीजें बनाते हैं, जो उसमें प्रोटीन अमाइनो एसिड बनते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब खाने के लिए ग्लूकोज जरूरी है, फैटी एसिड जरूरी है, मगर बिल्डिंग बनाने के लिए आपको कार्बन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, और नाइट्रोजन भी चाहिए, और साथ में फॉस्फेट भी चाहिए। ये सब कॉम्बिनेशन से ही हम चीजें न्यूक्लियस में देखते हैं, वो बनाने की क्षमता है। अब इन 7 हिस्सों को देखने के बाद हम आगे चलते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने खास करके बताया कि ये सेंट्रोसोम है जो अंदर है, जो अंदर है न्यूक्लियस के साथ है, तो उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। जो ये समझ लेता है, बस मैं समझता हूँ कि वो सेल को आसानी से समझ जाएगा। जो सेल को समझ जाएगा वो पूरे जिस्म को समझ जाएगा। शायद इसलिए मैं कहता हूँ, अज्ञान से ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंड तक ले जाएंगे। संपूर्ण ज्ञान आपके हाथ में होगा, जिसमें कोई भी गलती ना हो और शुद्ध हो। वही चीज ऋग्वेद में है, वही चीज ऐतरेय उपनिषद में, यही चीजें बाकी उपनिषद में है और स्क्रिप्चर्स में है। और वही चीज मैं साइंस के माध्यम से, मैथ्स के माध्यम से, सच्चाई ईमानदारी से दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं कि ये सत्य जो हमने नहीं देखा है, जो देखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है, जिसमें ग्रैनुलर कंपोनेंट है, जो प्री रिबोसोम की असेंबलीज हैं जो अंदर हैं। उसके बाद फाइब्रिल सेंटर है, जिसमें आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए आरएनए में बदलने के बाद ट्रांसक्रिप्शन होती है। उसके बाद डेंस फिब्रिल है, जिसमें प्री आरएनए प्रोसेसिंग है, जिसके आधार पे आगे चीजें बनती हैं। ये चीजें मैंने न्यूक्लियस में दिखाया है कि रिबोसोम बायोसिंथेसिस में आरएनए भी है, एमआरएनए भी है, टीआरएनए भी है, एसआरएनए भी है, आरएनए आई भी है, एसआरपी आरएनए भी है। हम ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने मॉडर्न साइंस से ली है, जो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको डिटेल करके उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स को देखकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, वो अपने आप में महान योग है। मैं आज वक्त यही दुनिया को कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास ऋग्वेद नहीं होते, उपनिषद नहीं होते, एंशिएंट विजडम नहीं होती, और साइंस ही मॉडर्न साइंस की जो डिटेल्ड नॉलेज नहीं होती, तो शायद मेरे लिए दुनिया को दिव्यांग देना या इस तरीके से दिखाना इम्पॉसिबल होता, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने जो काम किया है, जो हमारी देवी देवताओं ने जो काम किया है, या सेजिस, जो सेजिस हैं, महर्षिज हैं, अखंड ऋषिज हैं, उन्होंने दिया है, जब उसको हम ऊपर से एक तरीके से देखते हैं तो एक नई पिक्चर जो बन के आती है, उसमें ही अखंडता है, वही दिव्यांग है, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम दिव्यांग को देख लेंगे, जिसमें हर चीज जुड़ी है, उसका कोर है, सेंटर है, शक्ता है, संपूर्णता है, तो हमारा ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं जो भी दुनिया में देख रहा हूं, वो डायनेमिक फॉर्म में है, वो उसमें अखंडता नहीं है, और मैं चाहता हूं कि दुनिया में अखंडता ही नजर आनी चाहिए। आप इसके आधार पर जो न्यूक्लियस एसिड है, उसके डिवाइन केमिस्ट्री को मैंने दुनिया में इसमें बताया हुआ है। ये काम डीएनए में भी है, प्लांट किंगडम में भी है, और मगर ये ह्यूमन सेल का जो है,
उसके दोनों तरफ 5 हाइड्रोजन, साथ में फॉस्फेट लिंक है, और बीच में अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एडेनिन और थाइमिन एक कॉम्बिनेशन है जो 2 हाइड्रोजन कॉम्ब के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा ग्वानिन और साइटोसिन है जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये भी एक खूबसूरत चीज है जिसको आधार पे दुनिया में इसके आधार पे न्यूक्लियस को समझना, केमिस्ट्री को समझना, डिवाइन केमिस्ट्री को समझना मेरे लिए आसान हो गया था। अब इसी चीज को मैंने जो दिव्यांग डिजाइन पे जो ह्यूमन डबल हेलिक्स को मैंने बनाया है, जो क्रिक और के थोड़ा सा अलग है, मगर उनका काम बहुत बेहतरीन है। इसके आधार पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, मगर उनके काम को और संपूर्णता दिव्यांग के साथ जो मैंने दी है वो ज्यादा अच्छी है। आप इसे समझने अगले में देखें, अगर डबल हेलिक्स की जो विड्थ है वो 21 एंगस्ट्रॉम है और ईच स्ट्रैंड 22 एंगस्ट्रॉम का है। नंबर ऑफ स्ट्रैंड 10 नहीं है, 10.34419 है। हाइट 33.9854 है, 34 नहीं है। जो माइनर ग्रूव है वो 12 एंगस्ट्रॉम का है, जो मेजर ग्रूव है वो 22 एंगस्ट्रॉम का है। 2 शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स हैं, अपोजिंग 3 और 5 कार्बन जो हैं वो भी दिव्यांग का है, और सेंट्रल नाइट्रोजन चेन ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन एक ग्रुप है, ग्वानिन एंड साइटोसिन का 2 ग्रुप है, और उनके जो हैं एडेनिन और थाइमिन के 2 हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन में ये 3 है। ये जो खूबसूरत पिक्चर मैंने दी है इसमें कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। जो भी नॉलेज साइंस दे रही है वो एवोल्यूशन हो रहा है, उन्होंने अपने तरीके से उसको आगे तक संपूर्णता लेके जाने का सौभाग्य जो मुझे मिला। मुझे खुशी है कि हम उस लेवल तक ले जाएं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब इस पिक्चर में मैं वो चीज दिखाना चाहता हूं जो आज तक किसी ने नहीं देखी है, वो केमिकली बेस्ड है। जैसे डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक 72 है, फास्फोरिक के 50 हैं, तो एक के 122 बन जाते हैं और 2 के 244 बन जाते हैं। अगर आप एडेनिन और थाइमिन दोनों के प्रोटॉन्स देखें तो वो 136 प्रोटॉन्स हैं। अगर इत्तेफाक से देखा जाए साइटोसिन और ग्वानिन की भी 166 ही प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इतनी संपूर्णता है कि वहां पे कोई भी कमी की पेशी नहीं है। जो लेफ्ट लाइन है या राइट लाइन है उसके बीच का है, इसका संतुलन दूसरा सबसे बेहतरीन है कि जिस कुदरत ने भी ह्यूमन डीएक्स को बनाया है वो महान विज्ञानी, प्रज्ञानी, अखंडता के साथ जुड़ा हुआ था। मैं उसे ही ईश्वर मानता हूँ, उसे ही गॉड मानता हूँ, उसे ही दिव्यांग मानता हूँ, उसे ही जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय ब्रह्मा विष्णु महेश मानता हूँ। मैंने शायद इसलिए उनकी पिक्चर के आधार पे जो देखा है, जाना है, तो मुझे लगा कि आज से 10 साल पहले हमारे ऋषि, महर्षि और विज्ञान ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है वो संपूर्ण था, मगर साइंस के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं। मगर जो दिखाया गया था वो सोच से था। अब माइंड को छोड़कर मैथमेटिकल कंक्लूसिव साइंटिफिक ट्रूथफुल देना मेरा धर्म बन गया। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक सेल के देख लीजिए, जो न्यूक्लियस है जो बनाया जाता है वो वहां से बाहर आकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, रफ में है, उसमें प्रोटीन बनती हैं, जो स्मूथ में लिपिड बनते हैं। उसके बाद वो फॉलिकल्स बाहर आ जाते हैं, वो गोल्गी अपैरेटस में जाते हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होने वाले हैं लाइसोसोम है जिसमें न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है, और दूसरे जो आगे बढ़ने वाले थे रिबोसोम में चले जाते हैं। उसके बाद जो वेसिकल फॉर्म में आकर दुनिया के सामने पेश होना था वो साइटोसिस से बाहर आ जाता है। ये सबसे खूबसूरत चीज है, इतना परफेक्ट डिजाइन। वही चीजें मैं दिखा रहा हूं साथ ही से जो अति आवश्यक हैं। अब हम आ जाते हैं डबल हेलिक्स की पिक्चर की। जो सिंबल मैंने दिखाया है वो हर तरीके से संपूर्ण है, यही खूबसूरत चीज है। अब इन सब खूबसूरत चीजों को, न्यूक्लियस के हिस्सों को और हर चीज को एक दुनिया के सामने पेश किया कि यही चीजें बनाई जाती हैं। यही काम न्यूक्लियस का है, यही काम न्यूक्लियस का है, यही काम डीएनए का है, यही काम आरएनए का है, यही ट्रांसक्रिप्शन है। इसमें अमाइनो एसिड बनते हैं, इसी में प्रोटीन बनती हैं। वो प्रोटीन के आधार पर वो बिल्डिंग ब्लॉक बनके हम खूबसूरत बॉडी में
प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। जो लिपिड्स हैं वो इस्तेमाल करने के लिए हैं, जो कार्बोग्लूकोस है इस्तेमाल करने के लिए है, मगर बनाने के लिए प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और ये जो पहले एक से शुरू होता है, फिर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड बनते हैं। जब उसमें नाइट्रोजन ऐड होता है तो वो प्रोटीन बन जाते हैं, और फॉस्फेट ऐड होता है तो न्यूक्लिक एसिड बन जाते हैं। तो एक से शुरू होकर 3 से 4 से 5 तक आकर जो संपूर्ण पिक्चर उभर के आई है, वही ज्ञान है। हमें वही बच्चों को दिखाना है। अगर इसे समझ लेंगे, आपको किसी चीज को भूलने की जरूरत नहीं है, और भूलना आसान नहीं है। और आज दुनिया में जो भी नॉलेज है इस तरीके से दिया गया है, मैन मेड है, कि उससे भूलने के लोग प्रॉब्लम हो जाए। अब मेरा तुमसे बेटर, तुम्हारा मुझसे बेटर, इसके आधार पे हम दुनिया में लड़ ही रहे हैं। पूरी दुनिया ही टूटी हुई है। कहीं ना कहीं हम जद्दोजहद में आगे एक हमें इसी चीज जिहाद करना है, वो गलतियां निकालनी है, वही चीज जाननी है जो सबके लिए अच्छी है, जिसमें सबका कल्याण है, सबका संपूर्ण है। वही चीज दिखाने का काम अखंड विद्याश्रम ने या मैंने दिव्यांग के माध्यम से, अखंडता विज्ञान के वजह से, अज्ञान टू ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान टू अखंड तक ले जाने का, ताकि दुनिया में एक ही ज्ञान हो जिसमें किसी किस्म की कोई भी कमी ना हो, कोई भी विचारधारा में परिवर्तन करने की आवश्यकता ना हो, और पूरे बच्चों को, पूरी दुनिया को, हर इंसान को यही ज्ञान दिया जाएगा, तो ये लोगों की आपस की लड़ने की, झगड़ने की ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर वही लोग सब मिलकर काम करेंगे तो दुनिया में अखंडता आएगी, शांति होगी, सबके लिए सब कुछ होगा। क्योंकि इसीलिए कुदरत ने हमें लोक पालन बनाया है, गार्डियन बनाया है। वो तभी कर सकते हैं जब हम उस लेवल पर रहते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।